नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी। ये मौसम का जादू है मितवा। हाँ, ये मेरी कहानी का शीर्षक ये मौसम का जादू है मितवा। जून महीने की दिल्ली की गर्मी। हॉस्टल में रहकर ऑर्थोपेडिक्स में एमएस की पढ़ाई कर रही सरस्वती का फोन रात के 3 बजे बजा तो वो हड़बड़ा गई। स्क्रीन पर घर का नंबर देख रिसीव करने से पहले ही उसके पसीने आने लगे। पता नहीं क्या हुआ होगा। हेलो। दूसरी तरफ सरस के पापा थे। हाँ पापा, इस वक्त सब ठीक तो है ना? सरस ने डरी सहमी आवाज में पूछा। बेटा, वो भाभी। पापा की कमजोर व डरी हुई आवाज ने सरस को और डरा दिया। हाँ, क्या हुआ बड़ी माँ को पापा? उनको हल्का स्ट्रोक आया है। अभी मुजफ्फरपुर से पटना निकल रहे हैं हम लोग। तुम भी आ जाती तो। रोने लगी सरस, लेकिन फिर से खुद को हिम्मत बंधाई और संभाल लिया। हाँ पापा, मैं भी आती हूँ, आप ध्यान रखिए, बड़ी माँ का भी और अपना भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था सरस को कि क्या करे। हड़बड़ाहट में नितिन को फोन लगाया पर रिसीव नहीं हुआ तो होश आया कि इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। वो जल्दी से फ्लाइट के टिकट्स देखने लगी। सुबह 7 बजे की टिकट मिली पटना की। घड़ी देखी तो 4 बज चुके थे। तैयार होकर कैब बुलाई और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। कैब में बैठकर नितिन को मैसेज कर दिया कि बड़ी माँ बीमार है और पटना जा रही हूँ। एयरपोर्ट की औपचारिकता पूरा होने के बाद जब सरस वेटिंग लाउंज में थी तो देखा कि नितिन ने मैसेज पढ़ लिया था। फिर तो मिस्ड कॉल भी देखी होगी, फिर भी जवाब नहीं दिया। मन उदास तो था ही, बड़ी माँ की खबर से अब खिन्न भी हो गया। सरस और नितिन ने साथ ही एमबीबीएस किया था और सरस को पहली बार में पीजी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जबकि नितिन दूसरी बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोनों ने साथ एमबीबीएस करते हुए बहुत से सपने देखे थे, साथ साथ जीवन बिताने और नर्सिंग होम खोलने के। पर अब नितिन खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। सरस जितना भी सामान्य होने की कोशिश करती वो उतना ही खिंचता जाता। समझती तो थी सरस उसकी मनोदशा को, पर ऐसी परिस्थिति में उसका यूं इग्नोर करना उसे अंदर से तोड़ गया। फ्लाइट में बैठकर उसने फोन बंद कर दिया और सीट पर सिर टिकाकर आंखें भी बंद कर ली। बार बार बड़ी माँ आंखों के सामने आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे जब वो 8-9 साल की रही होगी तो बड़े पापा की एक एक्सीडेंट में मौत के बाद बड़ी माँ उसे हमेशा अपने पास रखती और कहती, मेरी सरस्वती। माँ पापा ने भी उनकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। बड़ी माँ के कहने पर ही उसका नाम रेनू से सरस्वती किया गया। तब से वो बड़ी माँ की सब कुछ थी। बहुत लाड़ और स्नेह के बावजूद बड़ी माँ ने कोई बंधन नहीं लगाया था सरस पर। पूरी आजादी दी थी उसे। माँ कभी कभी चिंतित होकर कहती, दीदी बेटी है, थोड़ा घर का काम काज सिखाइए, थोड़ी सख्ती तो बरतिए, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तो बड़ी माँ शांत से मुस्कुराते हुए कहती, दुल्हन, बिटिया को समझदार बना दो, सब सीख लेगी। उसको आजादी दो, वो अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ भी चुप हो जाती उनकी तर्कों पर। अचानक झटका सा लगा। सरस ख्यालों से निकली। शायद पटना पहुंच चुकी थी वो। फिर से पापा को फोन लगाया। पापा ने कहा, अभी डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सरस को 11 बज चुके थे।
ओपीडी में इंतजार करते पापा और छोटे भाई का चेहरा वहां की परिस्थितियों को बता रहा था। दोनों के चेहरे सामान्य थे। भाभी अभी ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा कि माइल्ड अटैक था, पर भविष्य में संभल कर रहने की चेतावनी भी दी है। अभी उन्हें वार्ड में शिफ्ट नहीं किया है। तुम होटल जाओ, यहीं पास में है, और फ्रेश हो लो। जब बड़ी माँ को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो मैं फोन कर दूंगा। पापा ने ये खबर दी तो सरस का मन थोड़ा शांत हुआ। होटल पहुंचकर मन फिर नितिन के बारे में ही सोचने लगा। मन किया कि कॉल करे, फिर सोचा नहीं, उसे करना चाहिए था ना। दूसरे दिन बड़ी माँ की हालत अच्छी थी और उन्होंने सरस को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। बेटा, मेरे जीवन का अब कोनो भरोसा नहीं। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले जैसे हो जाएंगी, ज्यादा फिक्र मत कीजिए। सरस ने बड़ी माँ के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे समझा मत डॉक्टरनी, वो मुस्कुराई। बस एक बात पूछनी थी तुमसे। जी बड़ी माँ। हम चाहते हैं तुम शादी कर लो। नहीं, हम बीमार हैं इसलिए नहीं, ना ही तुम्हारी इच्छा के खिलाफ। तुम्हारे मन में कोई है तो बता दो बेटा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी माँ? सरस डरते डरते कह तो रही थी, और ये भी सोच रही थी कि बड़ी माँ अभी अभी ऐसी हालत से गुजरी है, उन्हें क्या कहे। नहीं बेटा, तुम बता दो। अच्छा ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। सरस ने प्यार से थपकी देकर उन्हें लिटा दिया। वो अस्पताल की लॉबी में बेचैनी से टहल रही थी। क्या कहें बड़ी माँ को? नितिन के बारे में बता दे, या पहले नितिन को फोन करके पूछ ले। आजकल वो इतना खिंचा खिंचा सा रहता है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। बड़ी माँ की हालत। बेचैन सी सरस ने आखिर नितिन को फोन लगा ही दिया। हाँ हेलो सरस, कैसी है बड़ी माँ? उधर से नितिन की आवाज आई। हाँ अभी ठीक है। तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जब बात पता चल ही गई थी तो क्या फोन करता? फिर तुम तो खुद ही समझदार और मजबूत हो। नितिन का स्वर व्यंग्य भरा तल्ख लिए हुए था। सरस क्या पूछना चाह रही थी और उसकी ये तल्खी। रोना आ रहा था उसे, फिर भी पूछ ही लिया। नितिन, वो बड़ी माँ मेरी शादी की बात कर रही थी। हाँ तो कर लो, पढ़ाई पूरी होने ही वाली है तुम्हारी। तुम कौन सा मेरी तरह अधर में लटकी हुई हो? नितिन के इस व्यंग्य ने सरस को जला डाला। क्या मतलब? प्यार तुमसे और शादी किसी और से कर लूं? तुम्हें हो क्या गया है नितिन? हाँ तो अपनी जूनियर से शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या बच्चों जैसी बातें करती हो सरस? नितिन के स्वर की तल्खी बढ़ती ही जा रही थी। मान जाओ ना नितिन, ये जीवन भर का फैसला है, इसे गुस्से में नहीं लिया जाता। सरस ने मनुहार भरे स्वर में कहा। बस सरस, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैं पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर चुका हूं। कहते हुए नितिन ने फोन काट दिया। सरस ने फिर फोन लगाया पर रिसीव नहीं हुआ और उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। बेचैन सी सरस आधे घंटे तक यूं ही बैठी रही अस्पताल की लॉबी में। फिर वॉशरूम से फ्रेश हो चाय पी और चेहरे पर ताजगी लाने की कोशिश करते हुए बड़ी माँ के कमरे में धीरे से दाखिल हुई। हल्की आहट से ही बड़ी माँ ने अपनी बंद आंखें खोल दी, मानो वो सरस का ही इंतजार कर रही हूँ। वो बड़ी माँ,
आप जहां कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। सरस ने खुद को खुश दिखाते हुए सामान्य स्वर में कहा। बड़ी माँ तो मानो तैयार ही थी। दूसरे दिन ही सब मुजफ्फरपुर निकल गए और 2 दिन बाद मंदिर और कोर्ट में सरस का ब्याह। लड़का कौन है, क्या करता है, सरस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस इतना पता चला कि बड़ी माँ का भतीजा है, गोपाल, इंजीनियरिंग की है। गोपाल नाम सुनते ही अनायास ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बचपन में 1-2 बार देखा था। ज्यादा गोलू मोलू होने के कारण सरस उसे लड्डू गोपाल कहकर चिढ़ाती तो वो रोंदू सा बुआ बुआ करता बड़ी माँ के पास जाकर रोने लगता। फिर अपनी पढ़ाई की धुन में सरस ने कभी उसके बारे में नहीं पूछा। एक तो नितिन पर गुस्सा था ही और इस गोपाल पर भी उतना ही आ रहा था। पता नहीं कौन सा इंजीनियर है और शादी के लिए तो मानो तैयार ही बैठा था और अब ये मेरा पति कहलाएगा। उसका तन मन गुस्से से जल रहा था। शादी के दूसरे दिन जब पता चला कि बड़ी माँ ने दार्जिलिंग की 1 हफ्ते की हनीमून की बुकिंग करवा रखी है तो उसका मन और खिन्न सा हो गया, पर बड़ी माँ के बारे में सोचकर कुछ भी नहीं कहा। सिलीगुड़ी तक छोटा भाई अपनी गाड़ी में ले गया और वहां से पहाड़ी रास्ता होने के कारण टैक्सी ली। अब तक उसने गोपाल से औपचारिक बातों के अलावा कोई बात नहीं की थी और जाने क्यों उसे देखते ही नितिन की याद हो आती और मन गुस्से से भर जाता। टैक्सी में पीछे की सीट पर सरस और गोपाल बैठे थे, एकदम चुपचाप। सरस बंद खिड़की के उस पार देखे जा रही थी। इन 5 दिनों में उसकी जिंदगी में इतने बदलाव आए। शादी हो गई, वो भी किसी और से जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं। सिलीगुड़ी से निकलने के आधे घंटे बाद बाहर का दृश्य और मौसम दोनों सुहावने लग रहे थे। उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। जून महीने में ठंडी हवा के झोंकों ने मानो उसके जलन पर पानी डाल दिया था। उसने खिड़की से अपना सिर टिका, आंखें बंद कर ली। ठंडी हवाएं उसकी बालों में उंगलियां फिराने लगी। 5 दिनों की शारीरिक मानसिक थकावट को सुकून मिल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उनिंदी भी कि तभी उसके बाहों से कुछ टकराया। देखा कि झपकियां लेता गोपाल उसके कंधों पर लुढ़क रहा था। उसने गुस्से से कंधा झटका, तब तक गोपाल भी संभल चुका था। सॉरी, गोपाल ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसने इशारे से ही इट्स ओके कहा। पीजी इन? गोपाल ने प्रश्न किया। सरस को इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि बोल दे, हड्डियां तोड़ती हूं लड्डू गोपाल, लेकिन धैर्य से बोली, ऑर्थोपेडिक्स। चाय पियोगी? गोपाल ने पूछा। हाँ, पर कहाँ? ड्राइवर ने जगह देखकर गाड़ी रोक दी। छोटी सी बांस की कपच्ची से बनी चाय की दुकान थी और वहां से दिखने वाला पहाड़ों का नजारा और खुशनुमा मौसम, सबने मिलकर सरस के मन को बहुत राहत दी। अब अगर मूड ठीक हो गया हो और मन ही मन मुझे कोसने का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो हम बात कर सकते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद गोपाल ने पूछा तो सरस अकचका गई। इसे कैसे पता चला? ये क्या मन को पड़ता है? फिर थोड़ी तुनक कर बोली, मैं भला क्यों कोसूंगी तुम्हें? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। पीजी के बाद क्या, जॉब या अपना क्लिनिक? इस प्रश्न ने सरस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहा तो वो नितिन के साथ, खैर अभी सोचा नहीं। छोटा सा उत्तर देकर सरस ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी।
दार्जिलिंग पास आता जा रहा था और मौसम का खुशनुमापन बढ़ता जा रहा था। सरस की नाराजगी मौसम के साथ कम होती जा रही थी। और तुम? सरस ने अनमने ढंग से पूछा, मानो बदले में सवाल पूछने की औपचारिकता आवश्यक हो। हाँ मैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं? सरस तुनक कर बोली। अरे पूछना क्या चाहती हो? प्रश्न तो ठीक से पूछो। तुम क्या करते हो? सरस बनावटी गुस्से से बोली। गोपाल थोड़ा मुस्कुरा दिया। बीटेक, एमटेक और पीएचडी आईआईटी दिल्ली से। टीचिंग से इंटरेस्ट था तो वहीं टीचर हूं। सरस आश्चर्य से उसे घूरने लगी और थोड़ा गिल्ट भी हो रहा था कि जाने इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। अरे लड़की होकर इतना मत घूरो, मुझे शर्म आती है। गोपाल ने बनावटी सीरियसनेस के साथ ये कहा तो सरस की हंसी छूट गई। दोनों की हंसी से वातावरण खुशनुमा हो गया। सरस को अब ध्यान आ रहा था कि कैसे गोपाल शादी की रस्मों के बीच ऐसे ही बड़ी माँ को हंसाया करता था। कभी कभी शाहरुख खान की मिमिक्री करके बड़ी माँ को सेनोरिटा बुलाता। अब सरस थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, पर नितिन की याद आते ही मन में वही गुस्सा भर जाता। होटल पहुंचकर दोनों ने खाना खाया और सो गए। कई रातों बाद आज गहरी नींद में सोई थी वो। सुबह चाय पीते हुए गोपाल ने पूछा, घूमने चलोगी क्या? नहीं, थकी हूं, आराम करूंगी। छोटा सा उत्तर देकर सरस चुपचाप मोबाइल में मैसेजेस देखने लगी। नितिन का बधाई मैसेज देखकर फिर से मन दुखी हो गया। गोपाल की तरफ देखा तो वो लैपटॉप पर झुका काम कर रहा था। सरस का मन गुस्से से भरा हुआ उदास था। गोपाल को देखते ही कुछ याद आ गया। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने गोपाल से पूछा, तुम इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? हम तो आपके दीवाने हैं बचपन से ही। गोपाल ने शरारती मगर टालते हुए लहजे में कहा। सरस चिढ़ गई। आई एम सीरियस, मैं मजबूर थी, पर तुम? सबकी किस्मत एक सी नहीं होती सरस्वती। इस बार गोपाल का लहजा थोड़ा गंभीर था। ये तो शायद तुम्हें भी पता हो कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। नहीं, सौतेली माँ फिल्मी टाइप सौतेली नहीं थी, पर कभी प्यार भी नहीं दिया। और पापा ने भी लगभग जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ही लिया था। ऐसे में बुआ जी यानी तुम्हारी बड़ी माँ ने मुझे हर रूप में संभाला। सरकारी स्कॉलरशिप और बुआ जी की मदद से पढ़ाई की तो बुआ जी की इच्छा मेरे लिए आदेश थी। सरस चुपचाप थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो सिर्फ नितिन के ना कहने से इतनी दुखी थी, और ये इंसान कितना कुछ अपने अंदर समेटे हंसता हंसाता रहता है सबको। अपने जीवन में जिसने प्यार की इतनी कमी देखी, वो दूसरों को प्यार बांटकर कितना खुश है। किस सोच में पड़ गई मोना डार्लिंग? गोपाल ने अजित की आवाज में मिमिक्री की तो सरस अनायास ही मुस्कुरा पड़ी। नाश्ता ऑर्डर करें? महारानी नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी? इस बार गोपाल ने पृथ्वीराज कपूर की भारी भरकम आवाज निकालने की कोशिश की तो सरस ने भी टोन मिलाया। ये हम मेन्यू देखकर डिसाइड करेंगे जहांपना। दोनों ने ठहाका लगाया। नाश्ता कर सरस फिर सो गई और गोपाल काम करता रहा। जब वो जगी तो गोपाल काउच पर ही सो चुका था। सरस ने कॉफी बनाई और बालकनी में खड़ी हो गई। बाहर के दृश्य ने उसका मन मोह लिया। उसे अपना फेवरेट गाना याद आ रहा था। उसने पहाड़ों
ओ साहिबा। वो धीरे धीरे गुनगुनाते हुए कॉफी का सिप लेती रही। बालकनी से गोपाल सीधा दिख रहा था। जिस काउच पर वो सोया था वो बालकनी के ठीक सामने था। तो सरस ने ध्यान दिया कि वो चश्मा पहने ही सो रहा है। वो सोचने लगी, क्या करूं, चश्मा उतार दूं? छोड़ो, रहने देती हूं, मेरा क्या जाता है। पर सोया हुआ गोपाल इतना मासूम लग रहा था, और शायद मौसम का भी असर था कि सरस उसकी तरफ बढ़ गई। पास जाकर चश्मा उतारने की कोशिश में अचानक से दोनों का चेहरा बहुत पास आ गया। गोपाल के खराटों की मध्यम आवाज सुन सरस ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो जगा है और उठकर किसी की मिमिक्री कर देगा। सरस उसके एकदम पास आ गई थी। चश्मा उतारने की कोशिश में गोपाल की नींद खुल गई। चश्मा उतारने की कोशिश में गोपाल की नींद खुल गई। वो आकर चीखता हुआ उठ बैठा। मुझे अकेला देख मेरी इज्जत तो नहीं लूटने वाली हो तुम? गोपाल इतनी मासूमियत से बोला कि सरस एक बार तो अकबका गई, फिर उसका चेहरा देख ठठाकर हंस पड़ी। गोपाल ने उनिंदी अवस्था में भी इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि सरस की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसे यूं हंसता देख गोपाल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, और दार्जिलिंग की हवाओं में प्यार के कई रंग घुल मिल रहे थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी की लिखी हुई कहानी ये मौसम का जादू है मितवा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।